नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। महान दार्शनिक समाज सुधारक कबीरदास का उलटबांसी वाला एक भजन बहुत मशहूर है। बूझो पंडित अमृतवाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। यह जीवन के विरोधाभासों को समझने वाला भजन है। बीते हफ्ते उलटबांसियों की एक पूरी रेलगाड़ी खबरिया चैनलों पर जमकर दौड़ी। अमेरिका में लोकतंत्र पर हमला हो गया। हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हुआ, लेकिन अखंड भक्तिरस और प्रचंड राष्ट्रवाद की खुमारी में एंकराओं ने अपने देश में जो दावे किए, उससे एक बार फिर वही सारी बातें साबित हुई जो पहले भी कई बार टिप्पणी में साबित हो चुकी हैं। मसलन इनका इतिहास बोध कच्चा है और सामान्य ज्ञान उससे भी कच्चा। तो हमने सोचा कि एंकराओं के ज्ञानवर्धक शो के बाद क्यों न भारत और अमेरिका में लोकतंत्र की यात्रा के कुछ जरूरी पड़ावों का एक पुनर्पाठ कर लिया जाए। लेकिन पहले एंकराओं का इतिहास बोध देख लीजिए। हालांकि लोकतंत्र पर अमेरिका की ये कोशिशें दिखावटी भी हैं, मिलावटी भी हैं। इसे आप इन आंकड़ों से समझिए। ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे 2019 के मुताबिक अमेरिका के 59% लोग ऐसे हैं जो वहां के लोकतंत्र से असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 26% है। अब आप खुद सोचिए कि किस देश का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। और आज इन तस्वीरों के बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। अमेरिका दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन ये सच नहीं है। यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सबसे पुराने लोकतंत्र की जड़ें भी जब आप शोध करेंगे तो आपको भारत में ही मिलेगी। ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कैसा प्रेसिडेंट है जो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कैसा कैंडिडेट है जो चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो मोदी से चुनाव हारे तो ईवीएम को दोष देने लगे थे। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो मोदी के दो बार भारी बहुमत से जीतने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव मोदी ने जीते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनता द्वारा सत्ता से हटाए गए लोग आज भी सरकार चलाना चाहते हैं, नीतियाँ बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है कि ऐसे लोग बार बार एक्सपोज हुए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और भारत के लोकतंत्र से जो प्राचीनतम है, क्या आप दुनिया को सीखना नहीं चाहिए? कम से कम सत्ता हस्तांतरण। इसीलिए हम कहते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास से हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इतिहास से हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इतिहास से हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। और दुनिया के अब हम सबसे बड़े और सबसे सशक्त लोकतंत्र हैं। चौरसिया जी को लगता है कि भारत दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र है। इन्हें पत्रकारिता की ट्रेनिंग मिली हो न मिली हो, ऑन एयर गलत बयानी की ट्रेनिंग पूरी तरह से मिली हुई है। लोकतंत्र के इतिहास को दुनिया ने अमेरिकी लोकतंत्र के नज़रिए से ही जाना है। यह तो सबको पता है कि वह सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वह बाकियों से 20 क्यों है, उसके लिए इतिहास को खंगालना पड़ेगा। 1788 में अमेरिका के मौजूदा संविधान को सहमति मिली। इसके बाद अगले साल 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। I, George Washington, do solemnly swear. George Washington, do solemnly swear That I will faithfully execute the office of President of the United States. faithfully execute of the United States. And will, to the best of my ability, To the best of my ability. preserve, protect, and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. और 1788 में भारत में क्या हो रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक और रजवाड़े पर कब्जा करके उसे मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा घोषित कर रही थी। अमेरिका का लोकतंत्र 230 साल का पुख्ता और परिपक्व हो चुका है। उस लिहाज से भारत का लोकतंत्र अभी जवानी की दहलीज पर है। अमेरिकी लोकतंत्र की गहराई और गुणवत्ता को समझने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। इसे 1791 में अमेरिकी संसद ने स्वीकार किया था। बीते 4 सालों के दौरान आपने बार बार देखा किस तरह से अमेरिकी मीडिया लगातार वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खुलेआम भिड़ता रहा, उन्हें चुप कराता रहा। But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and Well, so that's on. true. But They weren't actors. They're not going to be doing They that. weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood.
They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of You know miles what? away. That's I not think an you invasion. should- honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings Let me would be ask, much if better. I may Okay, ask that's one other enough. question. Mr. President, if I may ask Peter, one go other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, That's I was going to enough. ask one of the other folks. That's had- enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President, me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned indictments- about anything with you may the have Russian indictments coming down? investigation because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President, I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. And it's people like you and CNN that say things like that, it's why people just don't want to listen to CNN anymore. And instead of asking a nasty, snarky question like that, you should ask a real question. I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. Let me just tell you something. That's really bad reporting. यह फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत अमेरिकी मीडिया को दिए गए संरक्षण का ही नतीजा है। दीपक चौरसिया और हिंदुस्तान की पूरी पत्रकारिता बिरादरी इस मामले में अभागी है कि भारतीय संविधान के 70 साल के बाद भी वह अपने मीडिया को अमेरिकी मीडिया जैसा ताकत और संरक्षण नहीं दे पाया है। लिहाजा कोई भी इन एंकराओं को आसानी से सरकार और नेताओं का दुमछल्ला होने का आरोप लगा देता है। फर्स्ट अमेंडमेंट में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, धर्म की आज़ादी, दूसरा प्रेस की आज़ादी और तीसरा बोलने की आज़ादी। इनमें दीपक चौरसिया के लिहाज से सबसे अहम है प्रेस की आज़ादी। The First Amendment establishes freedom of religion, freedom of the press, and freedom of speech. It specifically says as follows: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances. लगभग 230 साल पहले जब अमेरिका अपने प्रेस की आज़ादी के लिए कानून बना रहा था, तब भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान को हराकर दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज फैला रहा था। भारत में उस वक्त तक एकमात्र अखबार प्रकाशित होता था हिकीज गजेट कलकत्ता से। यह मुख्य धारा का अखबार न होकर बाजार और कमोडिटी की खबरों का साप्ताहिक प्रकाशन था। भारत में प्रेस की आज़ादी की बहस शुरू होने में अभी 150 बरस का वक्त बाकी था। पता नहीं इन एंकराओं की यह बात कितना पचेगी। अब हम आ जाते हैं अमेरिकी संविधान के 13वें, 14वें और 15वें अमेंडमेंट पर। यह 1865 से लेकर 1870 के बीच लागू हुए। इन अमेंडमेंट के जरिए एक और बड़े नेता अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी समाज में मौजूद दास प्रथा को खत्म किया। काले लोगों को नागरिकता के अधिकार मिले और कालों को भी मतदान का हक दिया गया। The 3 Civil War amendments, the 13th, 14th, and 15th amendments, all sought in their own ways to ensure equality for African Americans in the South after the Civil War. The 13th Amendment abolished slavery. The 14th Amendment granted African Americans citizenship. The 15th Amendment outlawed discrimination in voting rights. Contrary to popular belief, the 15th Amendment does not grant the right to vote to anyone. It simply outlaws discrimination in voting based on race, color, or previous condition of servitude. और इस समय तक भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली क्रांति निपट चुकी थी 1857 की। नाम मात्र के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून दरबदर हो चुके थे। भारत का राज ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सीधे ग्रेट ब्रिटेन के शाही परिवार के हाथ में चला गया था। 1857 की क्रांति के आरोप में अनगिनत लोगों को अंग्रेज़ों ने खुलेआम फांसी पर चढ़ा दिया। जनता को वोट देने जैसे अधिकार अभी चांद तारे पाने जैसे ख्वाब थे। और अब हम 80 साल की छलांग लगाकर 1950 में आ जाते हैं। भारत 3 साल पहले आज़ाद हो चुका था। भारत की महानता यह थी कि इसने पहली ही बार में अपनी जनता को यूनिवर्सल वोटिंग के अधिकार दिए, अपने संविधान के जरिए कुछ मूल अधिकार दिए।
1952 में भारत के पहले चुनाव हुए और सही मायनों में अब जाकर यह एक पूर्ण लोकतंत्र बना। अब आप जानते हैं कि मैं दौरा कर रहा हूं सारे देश का, और इस दौरे का इस समय मतलब विशेषकर ये जो इलेक्शन चुनाव होने वाला है वो है, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं जो मैं लोगों से कहता हूं जहां जहां जाऊं। दीपक चौरसिया और उनके जैसे तमाम एंकराओं की जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत का संविधान दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों के संविधान की अच्छी बातों को समाहित करके बना है। जिस अमेरिकी लोकतंत्र का मखौल भारतीय चैनलों पर उड़ाया जा रहा है, उसके तमाम प्रावधान 1950 में भारत के संविधान की प्रेरणा बने, खासकर दलितों, आदिवासियों को मिले अधिकार। अगर इन एंकराओं को इतना ही भरोसा है भारत के प्राचीनतम लोकतंत्र होने पर, तो उन्हें बताना चाहिए कि आज़ादी के वक्त वो कौन से 565 राजे रजवाड़े थे जिन्हें भारत में मिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल को दिन रात एक करना पड़ा, और क्या इन राजे रजवाड़ों से निकलने वाले युवराज और महाराज जनता के द्वारा चुने जाते थे या फिर पैदाइशी राजा बनते थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के टीवी चैनल दुष्प्रचार की मशीन और एंकराएं जीते जागते माउथ पीस बन गए हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। इन दिनों पत्रकारिता से लेकर न्यायपालिका, राजनीति, व्यापार और खेल, हर जगह यह दिख जाता है। आज हम इसी तरह के दो वाकयों के बारे में जानेंगे। एक मामला सीधे भारतीय मीडिया से जुड़ा है और दूसरा भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट से जुड़ा है। यह मामला मीडिया द्वारा विज्ञापन पर खबर का रंग रोगन चढ़ाने की हेराफेरी का मामला है। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के इंडिया संस्करण में योगी आदित्यनाथ ने अपनी तारीफ भरा एक विज्ञापन छपवाया। टाइम मैगजीन की तरफ से पैदा की गई गफलत ये रही कि उन्होंने साफ साफ इस पर प्रायोजित या विज्ञापन लिखने की बजाय कंटेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश लिख दिया। बिना किसी बाईलाइन के छपे इस लेख की साज सज्जा, इसकी भाषा पढ़ने और थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने से ही यह साफ हो जाता है कि यह कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक विज्ञापन है। लेकिन पढ़ाई और कॉमन सेंस, ये दोनों ही चीज़ें आज भारतीय पत्रकारिता में दुर्लभ कमोडिटी बन चुकी हैं। लिहाजा टाइम मैगजीन में छपा विज्ञापन भारतीय मीडिया में पहुंचते पहुंचते रिपोर्ट बन गया। खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है योगी आदित्यनाथ की तारीफ। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और ऐसे में कोरोना को लेकर जो कदम उठाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनकी सराहना, उनकी तारीफ की है टाइम मैगजीन में। यानी कि योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ फैसले जिसकी सराहना WHO कर चुका है, अब टाइम मैगजीन ने इस पर बाकायदा एक लेख छापा और जो भी कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए गए कोरोना नियंत्रण के लिए, उसकी सराहना की गई है। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। टाइम मैगजीन में सीएम योगी की तारीफ हुई है। कोरोना नियंत्रण के लिए योगी की जमकर तारीफ की गई है। सीएम योगी के नेतृत्व की सराहना हुई है। कोरोना से निपटने में यूपी सरकार की तारीफ की गई है। टाइम मैगजीन में योगी सरकार पर बाकायदा लेख छपा है। लेख में सीएम योगी की जमकर तारीफ हुई है। इस कोरोना काल में प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए सीएम योगी की जमकर तारीफ की गई है टाइम मैगजीन में। बड़ी खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामों को सराहा गया। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की। योगी सरकार के कार्यों पर टाइम में विशेष रिपोर्ट उनकी सराहना करते हुए छापी गई है। आगे आगे राम चले और पीछे लक्ष्मण भाई की तर्ज पर तमाम वेबसाइटों ने भी लिहो माफ कीजिएगा योगी योगी करना शुरू कर दिया। टाइम मैगजीन की डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन क्रिस्टीन मैटजन ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि यह विज्ञापन है। विज्ञापन के पेज पर छपा है और सिर्फ टाइम के भारत के संस्करण में छपा है। इस घटना ने हितों के टकराव से ज्यादा विडंबना का विद्रूप पैदा किया। मसलन जी न्यूज का एक और पाखंड देखिए। खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। टाइम मैगजीन के कवर को ध्यान से देखने पर आपको
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा आज समझ में आएगा। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जो हेडलाइन दी गई वो अपने आप में बहुत गलत संदेश देती है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी मीडिया भारत की मजबूत विदेश नीति और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को देखकर काफी परेशान है और इसीलिए वो अपनी हेडलाइंस और निबंध जैसे लेखों के जरिए चालाकी से एजेंडा चला रहा है। सुविधा के हिसाब से सुर बदल लेने वाले जी न्यूज़ ने एक बात फिर से साबित की कि फिरंगियों से सर्टिफिकेट हासिल करने की कमजरफी अभी गई नहीं। यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आती है। आज राजनीति विज्ञापन को पत्रकारिता बनाने पर आमादा है और पत्रकार इससे लड़ने की बजाय पूरी पत्रकारिता को ही विज्ञापन बना देने के लिए लंबवत लेट गए हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है इस विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता। इसका इलाज है सब्सक्राइबर पर निर्भर मीडिया यानी न्यूज़ लॉन्ड्री। वरना विज्ञापन को खबर बताकर बेचने वाले पत्रकार और मीडिया आपको गली गली मिलेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री देश का पहला सब्सक्राइबर आधारित मीडिया संस्थान है। न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2 पर। यह मामला क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा है। भारतीय क्रिकेट के दैदीप्यमान नक्षत्र विराट कोहली से जुड़ा मामला है, इसलिए आप भी इसे जानिए। जिस खेल को आप लोग अपनी दरियादिली और पैसे से पाल पोस रहे हैं, उस खेल में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी है गैलेक्टिस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी से साल 2019 में विराट कोहली ने बड़ी मात्रा में कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी CCD खरीदा। CCD एक तरह का बॉन्ड होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद उस कंपनी के शेयर में तब्दील हो जाता है। यानी विराट कोहली की हिस्सेदारी गैलेक्टिस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में हो गई। यह कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL नाम की एक ऑनलाइन गेम चलाती है। 17 नवंबर को BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने MPL को भारतीय टीम का आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित कर दिया। यहां से शुरू होता है हितों का टकराव। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की कंपनी अब भारतीय क्रिकेट टीम की किट की स्पॉन्सर है। MPL का लोगो अब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर छपा है। साथ ही MPL को भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी समेत तमाम मर्चेंडाइज बेचने का अधिकार भी मिल गया। तो ये है हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके बारे में एक ही कहावत सटीक बैठती है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। हितों के इस टकराव से अब हम आगे बढ़ते हैं। खबरीलाल ने खबरिया चैनलों के अंडरवर्ल्ड से कुछ खबरें निकाली हैं, उन्हें भी देख लिया जाए। इंदौर पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर मुनव्वर फारूकी नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस ने घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के हवाले से खबर दी कि मुनव्वर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इंदौर पुलिस ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि बॉलीवुड का एक नामी कॉमेडियन, टेलीविज़न के पर्दे पर बैठा एक एंकर और एक सड़क छाप गुंडे की भाषा शब्दशः एक हो जाएगी? एंकर बोले तो अमन चोपड़ा, बिल्कुल सही पहचाना, टैगोर वाले चोपड़ा। तो बारी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए ठीक से नाम। ये खबरिया चैनलों के अंडरवर्ल्ड के दूसरे अमीश देवगन हैं। राजू जी, मतलब बिना हिंदू देवी देवताओं के अपमान के या उनको गाली देने के बिना कॉमेडी नहीं होती क्या? या ये शॉर्टकट है न्यू एज कॉमेडियंस का? अगर इस कलाकार से पूछे कि किसी और मजहब के बारे में मजाक क्यों नहीं करते, अपने मजहब के बारे में मजाक करे, मजाक करके दिखाए, हिम्मत हो तो क्रिश्चियन के बारे में करके दिखाए। फ्रांस में जरा सा कुछ हुआ तो पूरा कितने वहां मर्डर हुए, कितनी हत्याएं हुई। लेकिन हमारे यहाँ सब चलता है। सिर्फ ऐसा हिंदू धर्म के साथ सारे कलाकार, सारे इस तरह के लोग लिबर्टी लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म छोड़ के और कोई कम्युनिटी के बारे में बोलने के लिए आप लोगों की फट्टी है क्या? नहीं, मैं तो क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते क्यों नहीं आप लोग? क्यों नहीं उनके ऊपर कॉमेडी क्यों नहीं करते? मतलब कुछ तो अंतर करो, कुछ तो पत्रकारिता के पेशे का लिहाज करो। सड़क छाप लफंगों वाली गाली गलौज ही सुननी होगी तो जनता न्यूज़ चैनलों को क्यों देखेगी? सड़कों पर ही हिंदुस्तानी भाव को देख लेगी। खैर, इतने से इनको संतोष कहाँ है, जब तक कि बात को जिहाद न बना दिया जाए। जी, इस देश में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है,
ये तथाकथित तौर पे जो लोग हैं ये अब कॉमेडी जिहाद करने के आ गए हैं। कॉमेडी जिहाद है, कॉमेडी जिहाद करने के आ गए, कॉमेडी जिहाद है। मैं कह रहा हूँ कॉमेडी जिहाद होती परंतु ये मानवता के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि संतोष इतने से भी नहीं होता जब तक कि सबको एक तरफ से आतंकवादी न बना दिया जाए। आप लोग सारे के सारे आतंकवादी हैं, आप लोग सारे के सारे आतंकवादी हैं, आप लोग सारे के सारे आतंकवादी हैं। हे बाबा विक्रमादित्य, तुम धन्य हो। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट आज तक से। अशरफ वानी ने ये रिपोर्ट श्रीनगर से भेजी है। बर्फ में दबी कश्मीर घाटी में आम जनजीवन की दुश्वारियों के साथ यह रिपोर्ट वहाँ की एक स्थानीय हस्तकला से जुड़े एक धंधे से हमें रूबरू करवाती है। यह कला है वहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले फर के जूते। कश्मीर की जानलेवा ठंड में ये जूते जीवन रक्षक से कम नहीं। कश्मीर में पिछले 3 दिन से हो रही बर्फबारी में सोमवार को जिस अंदाज से शिद्दत आई है उसने पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित किया है। फिलहाल मौसम का इसी तरह का मिजाज आने वाले कई घंटों तक बना रहेगा, कल सुबह तक, और कल सुबह के बाद ही फिर मौसम में कुछ राहत मिल सकती है और उसके बाद ही कश्मीर में जो है जनजीवन पटरी पर आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनजीवन पूरे कश्मीर में थमा पड़ा है। चिनाई कलान में जो है -7 -8 तक डिक्लाइन डाउन हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो शूज़ है जिसमें फ़र लगा हुआ होता है। तो अभी हर एक की नीड जो है यही शूज़ होता है। फ़र लगती है अंदर, दरअसल मेन कॉस्ट ये है कि इसमें फ़र लगती है अंदर, ताकि आपका पैर थोड़ा नॉर्मल रहे, इसमें सर्दी नहीं लगे इसमें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।